हाँ जी, सो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 says an instructor has a question bank consisting of 300 easy true and false question and 200 difficult true and false question, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. तो जो हमें यहाँ पे डेटा दे रखा है स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस डेटा को आप प्लॉट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे. तो यहाँ पे आपके पास इवेंट्स पहले तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो इवेंट्स की बात कर रखी है. अगर आगे भी मैं क्वेश्चन पढ़ूं, if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question. अब given वाला पार्ट आपके पास क्या होगा, एफ इवेंट, और जो आपके पास फाइंड करना है दिस इज योर ई इवेंट. तो यहाँ पे कर लेते हैं, लेट इजी क्वेश्चंस को हम ई इवेंट नेम दे रहे हैं, एमसीक्यू वाले को हम एफ इवेंट दे रहे हैं. आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन बोले हुए थे डेटा, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन. ट्रू एंड फॉल्स में भी कुछ डिफिकल्ट और कुछ इजी थे, एमसीक्यू में भी कुछ डिफिकल्ट एंड कुछ इजी क्वेश्चन थे. तो यहाँ पे डेटा जैसे दिया हुआ है कि 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, 200 डिफिकल्ट थे. तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 300 इजी थे और 200 डिफिकल्ट थे. सेम एमसीक्यू में देखिए 400 डिफिकल्ट दे रखे हैं और 500 इजी क्वेश्चन दे रखे हैं. सो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो पता होते हैं कि कितने हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास सबका टोटल कर लीजिए, 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500, यानी कि 1400 हमारे पास आ गए टोटल. अब आपको बोला क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए. तो इजी क्वेश्चन गिवन दैट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोली है, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ निकालनी है. सो हम ई अपॉन एफ निकालने के लिए सबसे पहले हम ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ई इवेंट क्या है हमारे पास, इजी क्वेश्चंस जो है, ठीक है. तो इजी क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक तो ये 300 ट्रू फॉल्स इजी क्वेश्चन है, एक ये 500 एमसीक्यू इजी क्वेश्चन है. दोनों को टोटल कर दीजिए तो 800 इजी क्वेश्चन हो गए और टोटल 1400 है, ठीक है. ऐसे ही एफ अगर हम देखें, एफ हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस के अगर आ गए, ठीक है. सो एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर हम देखें, यहाँ पे आपको बोला है given that it is a multiple choice question. so multiple choice question यानी कि difficult हो या easy हो, multiple choice question होना चाहिए, यानी 400 भी होना चाहिए और 500 भी होना चाहिए. तो टोटल इज 900 एंड आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1400. ई निकाल लिया, एफ निकाल लिया. इसके बाद अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है. इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट. कॉमन पार्ट यानी अगर ई हमारे पास इजी क्वेश्चन है, एफ हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन बोथ होना चाहिए. तो एमसीक्यू क्वेश्चन में इजी वाला क्वेश्चन देखो 500 है, तो यानी कि इंटरसेक्शन हमारे पास कितनी आई, 500, और टोटल हमारे पास कितना है 1400, ठीक है. तो 500 बाय 1400. नाउ पीई बाय एफ निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई एफ. सो इंटरसेक्शन हम ये निकाल चुके हैं, प्रोबेबिलिटी एफ की ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, कैंसिल करके कितना आ गया 5/9. ओके. सो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, कई बार हम डेटा में कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आप इस तरीके से थोड़ा रॉ फॉर्म में डेटा लिख लेंगे आपको समझने में आसानी रहेगी कि कैसे अप्रोच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. आपको बोला है गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट. दो नंबर्स जो हैं, दो डाइस पे आ रहे हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द सम ऑन द डाइस इज 4. सम जो होना चाहिए डाइस का वो 4 होना चाहिए, ये आपको निकालना है, ठीक है. यानी गिवन वाला पोर्शन जो होता है ये हमारे पास एफ इवेंट है, जो हमें फाइंड करना है दिस इज योर ई इवेंट, ठीक है. तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है. यहाँ पे आपके पास ई इवेंट क्या है कि टू नंबर्स डिफरेंट. एफ इवेंट मान लेते हैं हम यहाँ पे ले रहे हैं सम इज 4, ठीक है. सो आपके पास
यहाँ पे सम इज 4। केसेस देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो डाइस बोला गया है, तो डाइस में वो जो 36 केसेस बनते हैं वो 36 केसेस पूरे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ तो नहीं बनाए हैं, मैं पिछले क्वेश्चन की रेफरेंस से आपको समझा देती हूँ कि 30 केसेस की अगर हम बात करें, जहां पे हमने सैंपल स्पेस बनाई थी इस तरीके से, जैसे हमने 36 केसेस की बात की थी कि सैंपल स्पेस 2 डाइस अगर हम गिराते हैं तो इस तरीके से 36 केसेस बनते हैं, तो ऐसे ही बनेंगे। अब इसको उस क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला है अगर हमें निकालना हो कि दोनों डाइस डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट होंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या केसेस बनेंगे। बजाय कि मैं ये ढूंढूं कि दोनों डाइस डिफरेंट है, मैं ये ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ कहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो अगर मैं सेम केस में देखूं, देखो फर्स्ट वाले में तो सेम कहीं नहीं आ रहा, सॉरी यहाँ पे आ रहा है 1 1, ठीक है। सेकेंड केस में दोनों में सेम सेम नंबर 2 2, थर्ड में देखूं तो 3 3, फोर्थ में देखूं तो 4 4, फिफ्थ में देखूं तो 5 5, सिक्स्थ में देखूं तो 6 6। यानी हमारे पास 36 में 6 केसेस ऐसे हैं जहां पे सेम सेम नंबर आ रहा है। सो यानी हमें अगर डिफरेंट देखने हैं कि डिफरेंट कितने होंगे, तो 36 में ये 6 माइनस कर दो तो हमारे पास 30 केसेस बचेंगे। 30 केसेस यानी कि डिफरेंट केसेस होंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना था कि आपके पास सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। डाइस में जो नंबर्स का सम है वो 4 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे 4 बनाना है तो यहाँ पे फर्स्ट केस में, यहाँ पे दूसरा कलर से आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट रो में अगर देखें कि 4 सम आना चाहिए, तो मेरे पास 1 3 इनका 4 आ गया। सेकंड में देखें कि अगर 4 आना चाहिए तो 2 2 आ गया। थर्ड में देखें कि 4 आना चाहिए तो 3 1 इनका सम 4 आ रहा है। फोर्थ में अगर हम देखें, यहाँ पे 4 तो नहीं होगा सम, क्योंकि 4 1 4 2 ये बड़ा ही जाएगा। फिफ्थ में देखें तो भी बड़ा ही जाएगा, सिक्स्थ में देखें तो भी बड़ा ही जाएगा। यानी मेरे 3 केस हैं जहां पे सम क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम वो वहां पे लिखते हैं। मैंने बार बार सैंपल स्पेस नहीं ड्रॉ किया, बट आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो प्लीज आपने ड्रॉ करना है। तो हमने देखा था कि जो डिफरेंट नंबर वाले केस है वो कितने हैं, 30 केसेस है, बाय 36 हो गया प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल 36 आएगा। एंड जो सम 4 वाले केसेस है वो 3 केसेस है और टोटल आपके पास 36 है। तो ई भी निकाल दिया, एफ भी निकाल दिया। अब प्रोबेबिलिटी की इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ई और एफ दोनों। अब ई और एफ दोनों का मतलब ये है कि आपके पास दोनों नंबर डिफरेंट भी होने चाहिए एंड उनका सम जो है वो 4 भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब फिर से सैंपल स्पेस की तरफ जाते हैं कि दोनों नंबर डिफरेंट एंड सम 4 होना चाहिए। तो देखो सम 4 यहाँ पे ही चल रहा था, 1 3 में सम 4 चल रहा था, 2 2 में सम 4 चल रहा था, 3 1 में सम 4 चल रहा था। अब दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, यानी ये 2 2 वाला तो इसमें क्रॉस हो गया, और यहाँ पे 1 3 आ रहा है, एक 3 1 आ रहा है, यानी 2 केसेस बन रहे हैं कि नंबर डिफरेंट है और सम आपके पास 4 चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि दोनों नंबर डिफरेंट है और सम 4 है, यानी 2 केसेस हमारे पास आ रहे हैं और टोटल कितने हैं हमारे पास 36। अब निकालना क्या है, पी एफ बाय ई। अब देखो यहाँ पे एफ बाय ई क्यों लिखा है और ई बाय एफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था वैसे अगर आप इसको एफ मानते हो और नीचे वाले को ई मानते हो, देन आपने ई बाय एफ ही निकालना है। बट यहाँ पे मैंने गिवन में उल्टे लिए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है, ठीक है। अगर आप ऐसे मान लेते हो कि इसको एफ मान लेते हो और इसको ई मान लेते हो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ई बाय एफ ही आएगा। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे इस तरीके से ले रहे हो कि दिस इज एफ दिस इज ई, देन गिवन वाला पोर्शन ये आपके पास नीचे है, तो एफ बाय ई आप लिखोगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ, और जो नीचे होता है वो यहाँ पे नीचे आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ आप 2/36 निकाल चुके हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 30/36 निकाल चुके हो, कैंसिल करके 1/15 आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, जो कि लास्ट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे बोला है कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। आपको एक डाइस थ्रो करना है
इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, देखो जब भी एक डाइस थ्रो करते हो आपके पास 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 आ जाता है, थ्रो द डाइस अगेन, तो आप क्या करोगे, डाइस दोबारा थ्रो करोगे। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, और मान लो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आता पहली बार गिराने पे, तो आप क्या करोगे, टॉस द कॉइन। ठीक है, कंडीशन को थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। वो कह रहे हैं एक डाइस है, आपने उसको रोल किया। पहला केस है कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, यानी मल्टीपल ऑफ 3 1 से लेके 6 तक क्या हुआ, 3 और 6, तो आप क्या करोगे, एक बार फिर से डाइस थ्रो करोगे। जब फिर से थ्रो करोगे तो आपके पास ये केसेस बनेंगे 1 से लेके 6 तक। बट दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने अगर डाइस थ्रो किया, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया, नहीं आया तो क्या आया होगा, जो मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ के नंबर है, यानी 1 2 4 5 अगर आ गया, तो अगर 1 2 4 5 आया तो आप क्या करोगे, एक कॉइन टॉस करोगे। कॉइन टॉस करेंगे तो कॉइन में दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, अब इसी चीज को ना हमें सैंपल स्पेस बनाना है, क्योंकि ये हमें गिवन दे रखा है। गिवन को सैंपल स्पेस बनाने के लिए अब मैं बोलूं क्वेश्चन पढ़ के सीधा ये शुरू हो जाओ ऐसे बनाओ, ये आपको नहीं समझ में आएगा अनटिल आप ये रफ डायग्राम नहीं बनाओगे। अब ये रफ डायग्राम से बनाना बहुत आसान है। वो कैसे है, आप देखो कि यहाँ पे 3 आया तो आपने आगे थ्रो किया, तो यानी 3 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ भी बनेगा, 3 2 भी बनेगा, 3 3 बनेगा, 3 4 बनेगा, 3 5 बनेगा, 3 6 बनेगा। तो मैंने ये 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 लिख दिया। ऐसे ही 6 का कॉम्बिनेशन भी 1 से लेके 6 तक बनेगा, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये पहला केस आपका पूरा डन हो गया। दूसरे केस पे आते हैं। अगर 1 2 4 5 आया तो या तो हेड होगा या टेल होगा, यानी 1 का हेड के साथ बन सकता है, 1 का टेल के साथ, तो 1 हेड 1 टेल, या 2 का हेड के साथ 2 का टेल के साथ 2 हेड 2 टेल, 4 का हेड के साथ 4 का टेल के साथ 4 हेड 4 टेल, या 5 का हेड के साथ 5 का टेल के साथ, तो 5 हेड 5 टेल, ये एच है। सो 5 हेड 5 टेल, इससे ज्यादा कोई सैंपल स्पेस नहीं बन सकता, तो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, अब आपको जो पूछा हुआ है, आपको बोला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाइस शोज अ 3। दो आपको इवेंट बोले, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ई इवेंट ऐसा है कि कॉइन शोज अ टेल, और एफ इवेंट ऐसा है एटलीस्ट वन डाई शोज 3, ये आपको बोला है। अब दोनों की हम पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अगर मुझे ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कॉइन शोज अ टेल, ठीक है, अब कॉइन टेल शो करेगा कहाँ कहाँ पे है, जहां पे कॉइन टेल शो कर रहा है, कौन से केसेस हैं, एक तो ये वाला केस है कि टेल शो कर रहा है, एक ये वाला केस है कि टेल शो कर रहा है, एक ये केस है, और एक ये केस है, 4 केसेस है। पहले तो मैंने ये 4 लिख दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे ये इंटू 1/12 कैसे आया, 1/12 समझो ध्यान से। देखो जब मैं यहाँ पे ये हेड टेल वाले, क्योंकि अभी टेल की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ वही सैंपल स्पेस में ऑप्शंस लूंगी जहां पे हेड और टेल वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ये 1 और एच की बात करूं, अगर मैं इसकी टोटल की प्रोबेबिलिटी निकालूं, देखो 1 के केस तो कुछ भी हो सकते हैं। 1 का कॉम्बिनेशन डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 का कॉम्बिनेशन उन 6 में से कुछ भी बन सकता है। तो यानी अगर मैं 1 की प्रोबेबिलिटी लूं तो वो क्या होगी, 1 का कॉम्बिनेशन कितने में से आ सकता है, 6 में से, तो 1/6 हो गया। ऐसे अगर मैं इस 2 की प्रोबेबिलिटी लूं तो 2 भी तो 1 से लेके 6 में कहीं से भी आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। ऐसे ही 4 की लूं तो 1 से 6 में 4 एक ही बार आएगा, और टोटल कितने हैं 6, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6। कहने का मतलब ये जो नंबर है 1 2 4 5, इन हर एक की प्रोबेबिलिटी अगर मैं लूं तो 1/6 ही बनेगी, क्योंकि ये नंबर 6 में से एक ही है। ठीक है, बट अगर मैं हेड और टेल वाले की प्रोबेबिलिटी लूं तो देखो हेड और टेल दो कॉम्बिनेशन है, दो चीजें हैं, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टोटल मेरे पास 2 है, और 2 में से हेड एक ही बार आएगा, यानी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी।
ठीक है। ऐसी अगर टेल निकालूं तो हेड और टेल में से टेल एक ही होगा और टोटल कॉम्बिनेशन क्या है, 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। और प्रोबेबिलिटी में इसको आप मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट बोलते हो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हो, जब हमें दो चीजों की इकट्ठे प्रोबेबिलिटी निकालिए। यहाँ पे देखिए 1 हेड है, यानी मुझे 1 वाले की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए और हेड वाले की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/6, हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/2 और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं। यानी आपके पास ये जो केसेस हैं जो हेड और टेल के साथ आ रहे हैं 1h से लेके 5t तक, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/12। और ई यानी कि आपके पास टेल वाले कितने केसेस हैं, तो हमने देखा 4 केसेस टेल के हैं, इसलिए हमने इसको इंटू 4 कर दिया। तो आपके पास कितना आ गया, 4/12। इसी को देखो एफ के साथ समझो। एफ में आपको बोला है एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, 1 डाई में एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो आपके पास 1 डाई में एटलीस्ट 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे आपके पास हेड दिया हुआ है, 1 डाई एटलीस्ट शोज अ 3, कम से कम एक डाई पे 3 शो होना चाहिए। तो उसके अलावा आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 केसेस ये हो गए। एंड इनमें अगर आप देखो तो 3 वाला ये केस आ रहा है, 6,3, तो एटलीस्ट एक 3 हो सकता है, तो 6 + 1 7। तो यानी आपके पास 7 हो गए और टोटल आपके पास केस कितने हैं, 36। एक डाई पे एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो आप 3 वाली पूरी रो देखो, इनमें से तो एक डाई पे एटलीस्ट 3 आ ही रहा है। और 6 वाले में देखें तो 6 वाला 3 6 3 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो टोटल 7 हो गए। तो 7/36 ये आपका एफ की हो गई प्रोबेबिलिटी। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना पड़ता है। इंटरसेक्शन देखें तो ऐसा होना चाहिए कि एक कॉइन टेल भी शो करे और उसमें कम से कम एक 3 भी हो। तो आप हेड और टेल वाले कॉम्बिनेशन देखो, ये 1 के साथ है, 2 के साथ है, 4 के साथ है, 5 के साथ है, बट 3 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अगर आपका एक टेल होना चाहिए और साथ में 3 भी होना चाहिए, तो 3 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी इंटरसेक्शन क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन भी निकाल दिया, क्या निकालना है, पी ई बाय एफ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास 0 आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 7/36, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, यानी आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, सो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट्स देखो, अब एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 16th क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पे 17th क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हो। फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। बट ये क्वेश्चन ऐसे थे कि आप पढ़ के एक बार आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट मुश्किल नहीं है। आप एक बार ई और एफ इवेंट क्लियर कर लीजिए, देन आप देख लीजिए कहाँ पे क्या गिवन है, और रॉ फिगर जरूर बनाइए। रॉ फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आपका नहीं अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।